नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2022 में डीएलएड 2021 बैच के समय पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है तो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है त्रिपिटक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था तो कुत्ते को आदिमानव ने सबसे पहले पाला था और यही उनका सहयोगी जानवर था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा, मध्य और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में आखेट यानी शिकार करना उनका प्रमुख व्यवसाय था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था तो ये चीन का रहने वाला था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। छठा प्रश्न पूछा गया था, पिरामिड किस देश में है तो पिरामिड मिस्र में है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की, कोशल महाजनपद की राजधानी थी तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नौवां प्रश्न पूछा गया था, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 10वां प्रश्न पूछा गया था, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं तो इनको ग्रह कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 11वां प्रश्न पूछा गया था, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 12वां प्रश्न पूछा गया था, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं तो इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है विषुवत रेखा के नाम से। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखा। 13वां प्रश्न पूछा गया था, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है तो जेके मेहता भारतीय अर्थशास्त्री हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे बहुविकल्पीय के अंतिम प्रश्न की, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं तो साहित्य, अभिलेख और स्मारक सभी इतिहास के अध्ययन के स्रोत होते हैं। इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। दोस्तों अब बात करेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था, पुरातात्विक स्रोत के नाम लिखिए तो पुरातात्विक स्रोत में मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति और चित्रकला आते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की, हर्षचरित्र की रचना किसने की है। हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। 18वां प्रश्न पूछा गया था, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था तो सी हुआंग टी के द्वारा चीन की महान दीवार का निर्माण कराया गया था। उत्तर हो जाएगा सी हुआंग टी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 की, मम्मी क्या है। एक मृत शरीर को काफी दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार का लेप लगा करके उस मृत शरीर को सुरक्षित रखना ही मम्मी कहलाता है। यानी वो मृत शरीर जिस पर विशेष प्रकार का लेप लगा हुआ है काफ़ी दिनों तक उसको सुरक्षित रखने के लिए ताकि वो सड़े गले नहीं, इसी को मम्मी कहा जाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 20 की, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ जी थे। उत्तर हो जाएगा ऋषभनाथ। 21वां प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। 22वां प्रश्न पूछा गया था, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। ग्राम पंचायत के कार्य में पहला आप लिख सकते हैं महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, दूसरा लिख सकते हैं हैंडपंप की मरम्मत एवं रखरखाव करना। इसके अलावा जो राजकीय नलकूप होते हैं उनकी मरम्मत करना भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 23 की, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। यातायात संबंधी नियम में पहला आप लिख सकते हैं कि जब भी आपको मुड़ना हो तो पहले इंडिकेटर दे करके ही मुड़े ताकि पीछे वाले को ये अवगत हो जाए कि आप यहाँ से मुड़ना चाहते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि हाईवे पर यात्रा करते समय कभी भी एक लेन से दूसरे लेन में ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बात करेंगे प्रश्न संख्या 24 की, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश पृथ्वी पर निर्मित होने वाली ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्षैतिज दिशा में अर्थात पृथ्वी की सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित होती हैं। ये रेखाएं किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र से
झुकाव को प्रदर्शित करती हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 25 की, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। कोई भी आप इतिहास की परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोफेसर घाटे के द्वारा जो इतिहास की परिभाषा दी गई है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 की, जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म की परिभाषा इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि जीवों की मृत्यु के पश्चात, यहाँ पर जीव से तात्पर्य सिर्फ जंतु जगत से नहीं बल्कि वनस्पति जगत से भी है, तो जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन हो जाता है और वह समाप्त हो जाते हैं, परंतु कभी कभी जीव या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। जीवों के इस तरह के परिरक्षित अवशेष को ही जीवाश्म कहा जाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 27 की, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। बात करेंगे प्रश्न संख्या 28 की, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था। गीजा का पिरामिड मिस्र के शासक फराओ खुफू के द्वारा 2560 ईसा पूर्व बनवाया गया था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 29 की, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट किलिमिंजारो है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 30 की, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दोस्तों, बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न पूछा गया था, मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम था इंडिका। ठीक है, इनका जन्म जो था वो 350 ईसा पूर्व हुआ था और ये इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो ग्रीक थी। मेगास्थनीज ने लिखा कि सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन दिया जाता था। सेना के काम और प्रबंध में राजा स्वयं दिलचस्पी लेता था। इसके अलावा उन्होंने पाटलिपुत्र का भी जिक्र किया है। पाटलिपुत्र को वह समानांतर चतुर्भुज नगर कहे थे। इसके बाद से उन्होंने मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजा प्रसाद का बड़ा ही सजीव वर्णन किया था। सम्राट का भवन पाटलिपुत्र के मध्य स्थित था। भवन चारों ओर सुंदर एवं रमणीक उपवनों एवं उद्यानों से घिरा हुआ था। तो ये सब कुछ उनके द्वारा चित्रण किया गया था। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि दरबार में अच्छी सजावट होती थी और सोने चांदी के बर्तन से ही आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती थी। ये उनके द्वारा लिखा गया था उनकी पुस्तक इंडिका में। और राजा राजप्रसाद से सोने की पालकी या हाथी से बाहर निकलता था। सम्राट की वर्षगांठ बड़े समारोह के साथ मनाई जाती थी। तो ये बिंदुवार आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 32 की, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में आप लिख सकते हैं कि इनके द्वारा निर्वाण के बारे में बताया गया था। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण वह व्यवस्था है जिसमें ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानता को समाप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता था। बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, किंतु इसका संबंध आत्मा के पुनर्जन्म से नहीं अपितु अनित्य अहंकार से होता है। इसके अलावा यथार्थवाद, शून्यतावाद और इन सब में इनका विश्वास था। और साथ ही साथ इनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी आप लिख सकते हैं कि 4 आर्य सत्य बताए गए थे। पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निरोध और चौथा दुख निरोध का मार्ग। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग भी बताए गए थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि और 10 शील सिद्धांत भी इनके द्वारा बताए गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 33 की, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे प्रश्न संख्या 34 की, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो भारत को कुल 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर में गंगा नदी का विशाल मैदान, तीसरा थार मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा दक्षिण का पठारी प्रदेश और 5वां पूर्वी पश्चिम तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। तो इन सब में आप 1-1, 2-2 लाइन लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 35 की, जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जिला पंचायत जिले में क्षेत्र पंचायतों तथा पंचायतों के कार्यों में तालमेल उत्पन्न करती है, उनको परामर्श देती है और उनके कार्यों को देखरेख करती है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जिला पंचायत को स्वास्थ्य, शिक्षा,
समाज कल्याण आदि के क्षेत्रों में कार्यकारी कार्य भी करने पड़ते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 36 की, नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम के कार्यों के बारे में लिखा जा सकता है, पहला सार्वजनिक निर्माण कार्य, जिसमें से सड़कों एवं गलियों का निर्माण एवं मरम्मत करना, रोशनी का प्रबंध करना, जल का प्रबंध करना, ये सभी। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत संक्रामक रोगों की रोकथाम, दवाखानों, चिकित्सालयों की प्रबंध आदि। इसके अलावा सार्वजनिक शिक्षा में सार्वजनिक शिक्षा का प्रबंध नगर निगम मुख्य रूप से करता है। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाओं में पार्कों, वाचनालयों, मेला प्रबंधन, बाजार प्रबंधन आदि की व्यवस्था करना भी नगर निगम का प्रमुख कार्य है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 37 की, दिन और रात के होने के कारण बताइए। दिन और रात होने का प्रमुख कारण जो है वो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना है। इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, लगभग 24 घंटे में वह पूरा एक चक्कर लगा लेती है, लेकिन इस दौरान पृथ्वी का एक ही भाग सूर्य के सम्मुख रहता है जिस पर प्रकाश रहती है, और पृथ्वी का जो दूसरा भाग रहता है उस पर प्रकाश नहीं रहती है, अर्थात वहाँ पर रात होता है। तो इस वजह से पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने की वजह से ही दिन और रात की क्रिया होती है। 38वां प्रश्न पूछा गया था, विश्व को शांति सभ्यता की क्या देन है। तो सिंधु सभ्यता के द्वारा इनका जो नगर निर्माण योजना था उससे विश्व को काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि इनके द्वारा भवन निर्माण की योजना के तहत साधारण भवन, दुर्ग, राजकीय और सार्वजनिक भवन का निर्माण किया गया। इसके अलावा विशाल स्नानागार, अन्नागार यानी जिसमें भोजन वगैरह सुरक्षित रखा जाता था, ये सभी चीज़ें बनाई गई, जिसके बाद से विश्व को किस प्रकार से भवनों का निर्माण करना है इसकी ज्ञान हो सका। इसके बाद से सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन था उसमें वेशभूषा और आभूषण ने भी विश्व के पटल पर अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी थी। इसके अलावा इनके द्वारा जो कला विकसित की गई थी, धातु कला, भवन निर्माण कला, इसके अलावा चित्रकला, संगीत एवं नृत्य, ताम्रपत्र निर्माण कला, मूर्ति कला, ये सभी, और इसके अलावा मोहरे और चित्रकला, ये सभी चीज़ें भविष्य के लिए विश्व को एक धरोहर के रूप में प्राप्त हुई। इसके अलावा लेखन कला और लिपि का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा मुद्राओं को प्रचलित करना भी इनके लिए इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। 39वां प्रश्न पूछा गया था, धूमकेतु क्या है, संक्षेप में बताइए। तो धूमकेतु के बारे में आप लिख सकते हैं कि धूमकेतु या पुच्छल तारा चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों के बने होते हैं। सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें और धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी परावर्तित होकर के चमकने लगती है। सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो कि धूमकेतु या फिर इसे ही पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, पूरा पाषाण कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो प्रारंभ में इस युग के मानव ने गुफाओं के दीवारों पर कुछ रेखाएं खींच करके अस्पष्ट चित्र बनाए, लेकिन बाद में पूरा पाषाण काल के अंत तक वह एक अच्छा चित्रकार बन गए थे। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पेन के अल्तमीरा में, फ्रांस के लास्को में, भारत में भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र इस काल के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, इस पेपर का पूरा सलूशन आपने देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।